जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए इतिहास से टॉप 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और जितने भी विद्यार्थी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड्स के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 को ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप सभी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो आप सभी चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज हम सब जो है चैप्टर 2 को देखने वाले हैं। चैप्टर 2 से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सके सारा प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी का इतिहास का जो है 28 फरवरी को पेपर है, ठीक है। तो आप सभी का एग्जाम अगर देखा जाए बहुत ही कम दिन बचा है, तो इस समय आप सभी को अच्छे से तैयारी करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर 2 में हम सब पढ़ने वाले हैं मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में, बृहत कथा मंजरी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं मेगास्थनीज, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त काल में जो हस्ती सेना का प्रधान था उसको क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में, महापिलुपति, ठीक है। महापिलुपति इसको कहा जाता था। चलिए दोस्तों, सभी इतिहास में जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप सभी इतिहास में अच्छे अंक से पास हो सके, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट का जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर का यहाँ प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, निम्न में से महिला संत थी, तो महिला संत कौन थी? ऑप्शन में आप सभी देख सकते हैं मीरा, अंडाल, आगे देखते हैं उसके बाद कराइकल। तो ये सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अगला प्रश्न, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है अशोक द्वारा किया गया था, ठीक है। मौर्य वंश का जो तीसरा शासक है अशोक के द्वारा जो है धम्म की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, समुद्रगुप्त गुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन। आप सभी को प्रश्न घुमा कर भी पूछा जाता है कि नेपोलियन की संज्ञा किस यूरोपीय शासक को नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह प्रश्न को घुमाया जाता है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? या फिर प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, या फिर मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये सभी प्रश्न का एक ही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी कि प्रथम राजा चंद्रगुप्त हो गया, उसके बाद दूसरा अगर आप सभी से पूछा जाए तो बिंदुसार हो जाएगा, तीसरा अशोक हो जाएगा और चौथा बृहदर्थ, ठीक है। आप सभी ट्रिक से अगर याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे? देखिए, मौर्य वंश का पहला शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, यहाँ पर आप सभी अगर लिखेंगे चंद्रगुप्त, चंद्र में आ रहा है चंद, यानी कि चंद्र से याद कर सकते हैं आप सभी चांद। चांद कितना होता है? चांद एक ही होता है। आप सभी ऐसे याद कर सकते हैं, पहला शासक चंद्रगुप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए दूसरा शासक है मौर्य वंश का बिंदुसार। आप सभी अगर बिंदु ऐसे अगर लिखेंगे बिंदु, यहाँ पर अगर बिंदु लिखेंगे तो क्या आ रहा है? दू,
दू आ रहा है, दू से याद कर सकते हैं दो, ठीक है। दू से क्या याद कर सकते हैं, दो, यानी कि दूसरा शासक बिंदुसार हो जाएगा। उसके बाद तीसरा शासक है अशोक, तीसरा शासक का नाम है अशोक। अशोक यानी कि इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे आप सभी, जैसे ही अशोक अगर लिखेंगे तो ऐसे करके लिखते हैं, यानी कि क्या आता है, तीन आता है, यानी कि जैसे ही और लिखते हैं तो इसमें क्या आता है, तीन आता है, ठीक है, आता है ना, यानी कि तीसरा शासक हो जाएगा अशोक। तो इस तरह ये ट्रिक को अगर आप सभी याद कर लेंगे तो एग्जाम में कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आप सभी याद कर लीजिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को ट्रिक अच्छा लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर, सर्वेन सर्वेन वेल गोला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न को आप सभी को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बिल्कुल ही सटीक आंसर मारना पड़ता है, तभी आप सभी को एक मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव में तो आप सभी बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में विस्तार में सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी आप सभी को बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानने वाला था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जिस प्रश्न का जिक्र कर रहे थे पीछे वही प्रश्न यहाँ पर हाजिर हो चुका है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, अंतिम राजा के बारे में आप सभी को नहीं बताएं तो अंतिम राजा आप सभी जो है याद कर लीजिए, अंतिम राजा का नाम है वीरदर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, मौर्यकालीन जो टकसाल था तो टकसाल का प्रधान कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष मौर्यकाल टकसाल का प्रधान था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, जो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता होता था तो यह कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, राज्य कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहीं पर आप सभी जो है फटाफट ज्वाइंट हो जाइए। वहाँ पर जो है जैक बोर्ड से जितना भी अपडेट आता है सबसे पहले डाला जाता है, तो ज्वाइन जरूर हो जाइए, ठीक है, टेलीग्राम में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मौर्य काल में बरहादेव क्या था, मौर्य काल में जो बरहादेव था यह क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, भूमिदान था, ठीक है, क्या था, भूमिदान जो था, भूमिदान इसका सही आंसर हो जाएगा बरहादेव। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था, अशोक पहले किस धर्म को मानता था, अशोक का व्यक्तिगत धर्म अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, अशोक का जो पुत्र और पुत्री थी महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था, तो किस देश में भेजा था, देखिए यहाँ पर देश पूछा गया है, सिहल द्वीप में भेजा था, ठीक है, श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी अगला प्रश्न को, अशोक किस वंश का शासक था, अशोक जो था यह किस वंश का शासक था, तो चलिए वही पढ़ रहे हैं चैप्टर, मौर्य वंश का शासक था, ठीक है, मौर्य वंश का तीसरा शासक था। आप सभी को ट्रिक बता ही दिए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था, यानी कि पहले वो जो है जैन धर्म को मानता था, बाद में वो बौद्ध धर्म को मानने लगा, ठीक है। तो
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर उपायुक्त। एक भिखारी था, ठीक है, उपयुक्त, सॉरी उपयुक्त। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, राजगिरी की नगर वधु का नाम था। राजगिरी की जो नगर वधु था उसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सालवती, ठीक है, सालवती इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, किसने लिखा वास्तविक वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं कोटली, ठीक है, यानी कि चाणक्य के द्वारा, ठीक है। इसका 3 नाम है, कोटली, चाणक्य और विष्णुगुप्त। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोसाली, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट जो था यह कहाँ का रहने वाला था, यह कहाँ से आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है, या फिर ऑप्शन में आप सभी को जो है पटना की जगह पाटलिपुत्र भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि पटना का पहले नाम पाटलिपुत्र था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। द्वितीय नगरीकरण को द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर लोहयुगीन नगर, ठीक है, लोहयुगीन नगर कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? भारत का जो प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख है तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, ओकजा कोई का अभिलेख, ठीक है, ओकजा कोई का अभिलेख इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न को आप सभी याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सारा प्रश्न को आप सभी को ट्रिक से तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में आया था पाटलिपुत्र में मेगास्थनीज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? जो कलिंग युद्ध हुआ था जिससे अशोक के जीवन बिल्कुल ही पूरी तरह बदल गया था, यह किस अभिलेख में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख, ठीक है, या फिर 13वें शिलालेख भी दिया जाता है ऑप्शन में, ठीक है। तो आप सभी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री जो फाहियान किस शासक के काल में जो भारत आया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं विक्रमादित्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप सभी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन में अगर चंद्रगुप्त द्वितीय भी दिया जाता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में दोनों दिया जाता है, एक ही देगा, या फिर विक्रमादित्य देगा या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर तक हम सब देख चुके हैं। चलिए अभी बहुत सारा प्रश्न बाकी है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? यानी कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, एरन अभिलेख में, ठीक है, एरन अभिलेख, जो कि आप सभी को जो है सब्जेक्टिव में अभी सती प्रथा का उल्लेख या फिर
सती प्रथा पर टिप्पणी लिखने पूछा जाता है। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी आप सभी को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्नों को आप सभी रटा ज़्यादा नहीं मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रटा अगर मारेंगे तो अधिकतर अगर रटा मारेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम के टाइम भूल जाएंगे। उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल में हुआ था, यानी कि किस शासक, सॉरी यहाँ शासन है, किस शासक के काल में। ठीक है, किस शासक के काल में वर्णन हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं हर्षवर्धन, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? गुप्त संवत जो है कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है 319 से 20 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पंचतंत्र की रचना किसने की है? पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया है? 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र की रचना की गई है। ये प्रश्न को आप सभी पहली बार अगर देखे होंगे शायद। चलिए आगे देखते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए यह पाकिस्तान में अभी स्थित है, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 35 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर, कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? गुप्त काल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं गुप्त काल, इस प्रश्न का बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? देखिए इस प्रश्न को पूछा जाता है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 प्रकार। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 8 प्रकार विवाहों का नाम। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। ठीक है, 38 नंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4वीं शताब्दी ईसा में। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इस प्रश्न को आप सभी थोड़ा बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है, तीसरी होगा या चौथी होगी, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप सभी को यह होमवर्क दे दिए, 38 नंबर प्रश्न को आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 40 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, गुप्त वंश किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाते बिना बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, समुद्रगुप्त इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इस प्रश्न को जो है जैक बोर्ड में अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया है। 40 नंबर का जो प्रश्न आप सभी देख रहे हैं, थोड़ा आप सभी को यह प्रश्न नया लग रहा होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इस चैप्टर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर इस चैप्टर से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में, तो इस चैप्टर से जितना सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बता रहे हैं इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख में
अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। उसके बाद आगे देख सकते हैं अब आप सभी अगला प्रश्न, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल अभिलेख अभी तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कुल मिलाकर अभी तक जो है 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अभी तक। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? अशोक द्वारा जो अपने पुत्र और पुत्री को सिंहल द्वीप यानी कि श्रीलंका भेजा गया था धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, तो यह कहाँ पर प्रचलित हुई सबसे अधिक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, जो कि आप सभी को बताएं कि श्रीलंका भेजा गया था सिंहल द्वीप। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 44 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 70 प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है, अभी तक 45 हुआ है। जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक जो था यह कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी, ठीक है, राजगिरी का रहने वाला था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की जो ख्याति थी यह किस रूप में थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वेद्य के रूप में, ठीक है, वेद्य के रूप में था ये। उसके बाद आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंगराज जो है आधुनिक बिहार के यानी कि बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भागलपुर, ठीक है, भागलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार जो है, बिंदुसार नहीं पूछा गया है दोस्तों, आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा, बिंबिसार पूछा गया है, ठीक है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो इसका संबंध हर्यक वंश से था, ठीक है, हर्यक वंश। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरिधर्थ वंश, ठीक है, विरिधर्थ वंश से इसका संबंध था। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? जो तक्षशिला है यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधार राज्य में, ठीक है, गांधार राज्य में यह स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह जो है किस राजा के साथ किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करवाया गया था, ठीक है, मौर्य वंश का प्रथम शासक। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है, यानी कि वही प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख, ठीक है, ऑप्शन नंबर 13वें जो देख रहे हैं आप सभी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कालिदास किसके समकालीन थे? जो कालिदास था किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रम आदित्य, ठीक है। चलिए थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? आप सभी को पीछे ही बताएं, समुद्रगुप्त को, ठीक है, जिस तरह आप सभी को बताएं उस तरह यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न को पूछ दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की जो है प्राचीन यानी कि पहले राजधानी, पूरे सबसे पुराना राजधानी कहाँ थी? तो 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजगिरी, ठीक है, राजगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मगध का जो प्राचीनतम राजवंश का नाम क्या था? तो 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को यहाँ है पाटलिपुत्र के किस राजा
ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई थी? पाटलिपुत्र के किस राजा के द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई थी? तो 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उदाइन। ठीक है, उदाइन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाइन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो गंगा, सोन, पुनपुन ये सभी नदी पर की गई थी, ये सभी संगम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। रथमुसल नामक आक्रमक अंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मगध, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 60 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं। ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित है। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल में यह अवस्थित है। चलिए और लगभग 10 प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिए। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। ठीक है, हरिसेन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 62 नंबर का प्रश्न। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? यानी कि चाणक्य के बारे में पूछ रहा है कि यह कहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्राचीन भारत में जो ओदंतपुरी एक विश्वविद्यालय है, यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध में। ठीक है, मगध में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। शक क्या प्रश्न को पूछा गया? शक संवत। ठीक है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत जो है लगभग 78 ईसा पूर्व से मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी। तो सबसे पहली धातु जो पाई गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर, चांदी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर में ब्राह्मी लिपि इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त से इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी? रुद्रदमन के द्वारा। ठीक है, रुद्रदमन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप सभी को बता दिए। अगले वीडियो में आप सभी को जो है तीसरा और चौथा चैप्टर को भी बता देंगे, तो आप लोग वीडियो यानी कि चैनल में जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।